गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर बी डी सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज का यह क्लास बीकॉम सेम 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लें या क्वेश्चन समझ लें, फिर आगे की बातें करते हैं। क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय का अंकेक्षण करने से पूर्व आप कौन कौन से कदम उठाएंगे। अगेन, किसी व्यवसाय का अंकेक्षण करने से पूर्व आप कौन कौन से कदम उठाएंगे। What steps would you take before commencing the actual work of a audit of a business? इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं और अथवा एक नया अंकेक्षण प्रारंभ करने के पूर्व अंकेक्षक द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को बताइए। डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी टेकन बाय एन ऑडिटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ न्यू ऑडिट। ये आज का क्वेश्चन है। अब इसको हम थोड़ा समझ लें कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। क्लियर कट है, क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि आपको किसी व्यवसाय का ऑडिटिंग करना है। ऑडिटिंग करने के पहले, बिफोर ऑडिटिंग, आप क्या करेंगे। यह हम ऐसा मान सकते हैं अपने आप को कि ऑडिटर हम खुद ही हैं, यानी स्टूडेंट्स अपने आप को मान लें कि वे खुद ही ऑडिटर हैं। अब जब वे किसी बिजनेस का, किसी व्यवसाय का ऑडिट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑडिट करने के पहले क्या कुछ उन्हें प्रिपरेशन, क्या कुछ उन्हें तैयारी करनी पड़ती है, इस बारे में पहले उनको विचार कर लेना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी व्यवसाय का ऑडिटिंग। मतलब यहाँ यह क्लियर नहीं है कि हम कंपनी का ऑडिटिंग कर रहे हैं या पार्टनरशिप का ऑडिटिंग कर रहे हैं या अदर किसी इंस्टीट्यूशंस का ऑडिटिंग कर रहे हैं, किसी व्यवसाय का। सो यह जो आंसर है वो कंपनी के ऑडिटिंग वाले आंसर से अलग होगा। हाँ, इस ऑडिटिंग के अंतर्गत भी कंपनी आ सकती है, पार्टनरशिप भी आ सकता है, सोल ट्रेडिंग भी आ सकता है, स्कूल, कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूशंस भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ कंपनी की ऑडिट की बात नहीं हो रही है, जनरल बिजनेस की बात हो रही है कि आप अगर किसी बिजनेस का ऑडिटिंग करने वाले हैं तो ऑडिटिंग करने के पहले आपको क्या करना होगा। वैसे तो जब भी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी करते हैं या कुछ भी करने वाले होते हैं तो हम उस काम को करने के पहले कुछ न कुछ प्रिपरेशन, कुछ न कुछ तैयारियां, कुछ न कुछ प्लानिंग, कोई ना कोई योजना जरूर बनाते हैं। फिर हम उस काम को करना शुरू करते हैं। बिना प्लानिंग किए, बिना योजना बनाए किसी काम को या तो हम करते नहीं है, और अगर करते हैं तो जो सक्सेस रेट है, सफलता जो है वो नहीं प्राप्त होगी, या जितनी प्राप्त होनी चाहिए उतनी प्राप्त नहीं होगी। इसको हम एक घरेलू एग्जाम्पल द्वारा समझने का प्रयास करें। मान लें कि हमारे स्टूडेंट में से ही किसी के घर में शादी है, डेट फाइनल हो गया है। अब अगर हम कोई तैयारी नहीं करें और अचानक 100-200 मेहमान हमारे घर आ जाएं, तो फिर हमारा क्या हाल होगा, क्या स्थिति होगी। उनको हम कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएंगे, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब हम तो पूरी तरह से असफल हो जाएंगे, या फिर हमें
नाना प्रकार की परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसी एग्जाम्पल को जस्ट उल्टा कर देते हैं। मान लिए कि आपके घर में कोई शादी है, डेट फाइनल हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि शादी के पहले हमें बहुत सारी तैयारी, बहुत सारी प्लानिंग करनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही फाइंड आउट करना होगा या निकालना होगा कि इस शादी में कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग खाने वाले हैं, गेस्ट कहाँ कहाँ से आएंगे, कौन कौन से आएंगे, कहाँ ठहरेंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी, क्या होटल हम बुक करेंगे, लॉज बुक करेंगे, फिर कितने दिन वे यहाँ ठहरेंगे, कितने दिन के बाद वे चले जाएंगे, कारीगर कौन होगा, खाना क्या बनेगा, मेनू क्या होगा खाने का। और ये सब तैयारी करने के बाद अगर हम शादी के पहले यानी शादी वाले दिन के पहले ये सारी तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद फिर हमारे घर में लोग आना शुरू करते हैं या आते हैं, तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होती है और फाइनली शादी सक्सेसफुली संपन्न हो जाता है। और फिर गेस्ट या जो भी हमारे घर में हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त यार आए होते हैं, जब वे सक्सेसफुल शादी होने के बाद अपने अपने घर जाते हैं तो हम भी राहत की सांस लेते हैं कि चलो भगवान की दया से सब कुछ अच्छा रहा। यह एग्जाम्पल ये शो करता है कि जिस प्रकार से हम, आप या कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी काम करता है तो उस काम करने के पहले उसे कोई ना कोई योजना बनानी पड़ती है। सिमिलरली ठीक इसी तरह से एक ऑडिटर भी जब किसी फर्म का, संस्था का या किसी भी इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट करता है या ऑडिट करने वाला होता है तो उसे भी कुछ न कुछ तैयारियां, कुछ न कुछ उसे भी प्लानिंग करनी पड़ती है। प्लानिंग के कारण जो सक्सेस रेट है, जो उद्देश्य है, जो मकसद है, प्लानिंग कराने का जो मकसद है, वह मकसद हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं या फिर उद्देश्य प्राप्ति की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, वह बढ़ जाती है। इसी प्रकार से एक अंकेक्षक को अपना कार्य प्रारंभ करने के पहले, कौन सा कार्य? अंकेक्षण का कार्य, ऑडिटिंग का कार्य प्रारंभ करने के पहले उसे भी योजना बनानी पड़ती है या उसे भी योजना बना लेनी चाहिए ताकि निर्धारित लक्ष्यों को, यानी कि जिस लक्ष्य को ध्यान में रखकर ऑडिटिंग कराया जा रहा है, उन लक्ष्यों को वह आसानी से प्राप्त कर ले। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी एक सवाल उठता है कि ऑडिटर द्वारा ऑडिट करने में कितना समय लगेगा, कितने समय में वह अपनी रिपोर्ट दे देगा, किस प्रकार सभी खाता पुस्तकों की जांच या बैलेंस शीट की जांच वो कर लेगा। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि एक ऑडिटर को अपना कार्य करने का कितना उसके पास अनुभव है। शिक्षा के बारे में तो हम जानते हैं कि कम से कम वह चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही, तो शिक्षा तो उसकी अच्छी है, लेकिन उसके पास अनुभव कितना है कार्य करने का, उसके पास नॉलेज कितना है, इन बातों पर निर्भर करता है कि समय कितना लगेगा। अब यहां पर हम ये भी क्लियर कर दें कि यह भी हो सकता है कि व्यवसाय पुराना हो जिसका अंकेक्षण करना हो, ऑडिटिंग करना हो, और यह भी हो सकता है कि व्यवसाय बिल्कुल नया हो, उसका ऑडिटिंग करना हो। यहां पर हम अपने आंसर को दो हेड में बांटकर देखेंगे। एक हेडिंग हम लिखेंगे नई संस्थाओं के अंकेक्षण के संबंध में, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस। इसको हम मिडिल में लेकर, हेडिंग लेकर अंडरलाइन कर देंगे। यहां हम बात कर रहे हैं नई संस्थाओं का, अर्थात आपको एक ऑडिटर के रूप में किसी ऐसी संस्था का ऑडिट करना है, अंकेक्षण करना है
जिसका पहले अंकेक्षण नहीं हुआ हो। इसका मतलब यह है कि आपको काफी अलर्ट रहना होगा, काफी सावधानी बरतनी होगी। ऐसी स्थिति में आपको अपने अनुभव को भी यहां दिखाना होगा या अपने अनुभव को भी दर्शाना होगा, क्योंकि आप जिस संस्था का ऑडिट करने जा रहे हैं वह संस्था बिल्कुल नई है, अर्थात उसका पहले अंकेक्षण नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में जब आप एक नए अंकेक्षक या ऑडिटर के रूप में किसी संस्था का ऑडिट करने जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। वे बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नियुक्ति पत्र की जांच करना। टू एग्जामिन द अपॉइंटमेंट लेटर। याद रखिए, आप किसी नई संस्था का ऑडिटिंग करने जा रहे हैं। इसका मतलब आपको उस संस्था से, संस्था के मालिक से या मैनेजमेंट से, प्रबंधक से आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह अपॉइंटमेंट लेटर आपको डायरेक्टली कोई फर्म या कोई संस्था या कोई कंपनी नहीं भेजा होगा। अर्थात अपॉइंटमेंट लेटर भेजने के पहले ऑडिटर और उस संस्था के मालिक के बीच में कुछ न कुछ एग्रीमेंट, कुछ न कुछ समझौता, कुछ न कुछ डिस्कशन जरूर हुआ होगा। इसके बाद वह संस्था आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेजा होगा। इसका मतलब है कि जो लेटर आपके हाथ में है उस संस्था का ऑडिट या अंकेक्षण करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका एग्जामिनेशन कर लीजिए, उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए। जांच पड़ताल करने में मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान देना है कि जिस व्यक्ति या जिस ऑफिसर का उस पर सिग्नेचर होना चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर पर, उसका सिग्नेचर उस लेटर पर है या नहीं है। साथ ही आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि आपके और मालिक के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के अनुसार उस अपॉइंटमेंट लेटर में रेमुनरेशन या पारिश्रमिक या रुपया पैसा या मजदूरी के संबंध में क्लियर कट चर्चा है कि नहीं है। जांच कार्य करने के बाद आपको क्या पारिश्रमिक, क्या रेमुनरेशन मिलने वाला है। अतः इन बातों की जांच एक ऑडिटर को कर लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि वह अपॉइंटमेंट लेटर लीगल, वैध, कानूनन सही है या नहीं। नेक्स्ट, नंबर 2, पूर्व के अंकेक्षक को सूचना देना। टू कम्युनिकेट द प्रीवियस ऑडिटर। यहां पर थोड़ा विचार करने वाली बात है। आपके मन में यह ख्याल आ सकता है या आना चाहिए क्या कि सर, अगर आप कह रहे हैं कि यह संस्था बिल्कुल नई है, इसका पहले ऑडिटिंग नहीं हुआ है, तो फिर पूर्व का ऑडिटर यहां कहां से आ गया? पहले तो इसका ऑडिटिंग ही नहीं हुआ है, तो फिर पहले कौन सा ऑडिटर था जिससे हमें सूचना लेनी है या सूचना देनी है? हाँ, ऐसा हो सकता है। संस्था बिल्कुल नई है, यह बात ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके अपॉइंटमेंट के पहले किसी और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट उस संस्था के लेखा पुस्तकों, बही खातों की जांच करने के लिए किया गया होगा और वह ऑडिटर या तो कार्य शुरू ही नहीं किया होगा, हट गया होगा, या उसको हटा दिया गया होगा, या वह ऑडिटर कुछ कार्य आधा अधूरा कार्य कर भी दिया होगा, या तो उसे पुनः हटा दिया गया होगा, या निजी कारणों से वह स्वयं ही हट गया होगा। ऐसा हो सकता है। तो अगर कोई ऑडिटर आपके ऑडिटिंग करने के पहले उस संस्था का ऑडिटिंग करने के लिए अपॉइंट किया गया था, तो उस ऑडिटर से कम्युनिकेशन करके
बातचीत करके, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो, चाहे वो सूचना के थ्रू हो, कोई भी सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन या टेलीफोनिक के डिस्कशन हो, किसी भी तरह से उससे बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके, संदेशवाहन स्थापित करके, संदेशों का, विचारों का आदान प्रदान करके उससे पूछ लेना चाहिए कि उससे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी आप एक ऑडिटर के रूप में ऑडिट कर रहे हैं, इससे वह किसी भी एंगल से नाराज तो नहीं है। यानी उसकी अनुमति, उसकी सहमति, उसका परमिशन आपके लिए आवश्यक है। साथ ही साथ यहाँ और एक टेक्निकल बात है जिसको आपको जान लेना चाहिए कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के क्लॉज 8 के अनुसार ऐसा करना आवश्यक है। कैसा करना? अगर कोई पुराना ऑडिटर उस फर्म या संस्था का रहा हो तो उससे कम्युनिकेशन करना, उससे बातचीत करना और फिर उसका कंसेंट लेना, उसकी सहमति लेना आवश्यक है। नेक्स्ट, नंबर 3, कार्य क्षेत्र का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप। ऑडिटर का यह फर्ज होता है कि वह देख ले कि जिस संस्था का वह ऑडिट करने वाला है उसका कार्य क्षेत्र का निर्धारण किस तरह से किया जाए। वैसे तो कार्य क्षेत्र का निर्धारण मालिक और ऑडिटर के आपसी एग्रीमेंट, आपसी समझौते पर निर्भर करता है, लेकिन कभी कभी कार्य क्षेत्र का निर्धारण अगर कंपनी का हो रहा है तो कंपनी एक्ट द्वारा भी होता है। इसलिए जिस संस्था का वह ऑडिट कर रहा है उस संस्था का कार्य क्या होगा, किनको कौन सा काम दिया जाने वाला है, इनका निर्धारण दोनों को आपस में समझ बूझ कर निर्धारित कर लेना चाहिए। साथ ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस संस्था का जो अकाउंटेंट है, जो लेखापाल है, वो उतना इफिशिएंट नहीं है, उतना कार्यकुशल नहीं है। यानी उसके कार्यों पर उस संस्था के मालिक को खुद ही उतना विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में कभी कभी उस संस्था के मालिक ऑडिटर को ही अकाउंटेंट के कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंप देते हैं। तो इन सारी बातों को एक ऑडिटर को देख लेना चाहिए। नेक्स्ट, संस्था के स्वभाव का अध्ययन, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संस्था के स्वभाव का अध्ययन, यहां पर हम ये क्लियर कर दें कि आप अभी ऑडिटिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ऑडिटिंग के पहले तैयारी कर रहे हैं कि ऑडिटिंग करने आप जाएंगे तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हो। तो यहां पर बात हो रही है कि संस्था के स्वभाव का अध्ययन, नेचर, यानी कि अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग स्वभाव हो सकता है। स्वभाव से यहां पर मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि वह संस्था प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, लाभ कमाने वाली हो, संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि वह सोशल सर्विस देने वाली संस्था हो, यानी उसका मकसद, उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो। अलग अलग नेचर के संस्थाओं के लिए अलग अलग स्वभाव होता है उनका। ऑडिटर को ऑडिट करने के पहले इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उस संस्था का स्वभाव, उस संस्था का नेचर कैसा है। साथ ही अगर उस संस्था का जन्म इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार हुआ हो तो इसके लिए उसको, यानी कि एक ऑडिटर को ऑडिट करने के पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम, साथ ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम का भी अध्ययन कर लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर उस संस्था का जन्म साझेदारी द्वारा हुआ हो, समझौते द्वारा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में एक ऑडिटर को क्या देखना चाहिए? साझेदारी संलेख, यानी कि
पार्टनरशिप डीड का अध्ययन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, लेखा कर्म की प्रणाली का अध्ययन, स्टडी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। आप ध्यान रखिए कि एक ऑडिटर हैं, ऑडिट करने के पहले ये सारी तैयारी कर रहे हैं। अर्थात आपको यहां ध्यान देना होगा कि उस संस्था में लेखा प्रणाली का यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का किस सिस्टम को फॉलो किया जाता है। वैसे तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सो इस नाते आपको पता होगा कि अधिकांश संस्थाओं में हम डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर अपने अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं या बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को हम मेंटेन करते हैं। लेकिन हो सकता है कि कहीं सिंगल एंट्री सिस्टम के आधार पर व्यवसाय के लेखा पुस्तकों का रख रखाव होता हो, या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो किया गया हो। कहीं कहीं हम लोकल क्षेत्र में ऐसा भी देखते हैं जो खास करके महाजन या व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, वह अपनी रीजनल लैंग्वेज में, जो उनकी अपनी भाषा होती है, उस लैंग्वेज में अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं या अपने हिसाब किताब या बही खातों का रख रखाव करते हैं। ऐसी स्थिति में ऑडिटर को यह पता लगा लेना चाहिए कि जिस संस्था का वह ऑडिट करने वाला है उसमें अकाउंटिंग का कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, ताकि जब वो काम अपना शुरू करे तो उसे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। नेक्स्ट, लेखा पुस्तकों की सूची प्राप्त करना, ऑब्टेनिंग द लिस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि एक ऑडिटर को चाहिए कि जब वह ऑडिट करने जाए उसके पहले ही उसको यह पता चल जाए कि उसके पास कौन कौन से बुक्स हैं, कौन कौन से अकाउंट्स हैं, कौन कौन से बही खाते हैं जिनका उसे ऑडिटिंग करना है। यह डिपेंड करता है संस्था के मालिक और ऑडिटर के बीच में हुए एग्रीमेंट पर। यह कोई जरूरी नहीं है कि उस संस्था में जितने अकाउंट्स हों, जितने बही खाते हों, सबका उसे ऑडिटिंग करना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये आपसी समझौते पर डिपेंड करता है। अतः उसे ऑडिट वर्क करने के पहले इस बात की सूची उस संस्था से, संस्था के मैनेजमेंट से या संस्था के मालिक से या जो उसका अपॉइंटमेंट किया उससे प्राप्त कर लेनी चाहिए कि उसे किन किन लेखा पुस्तकों या बही खातों की जांच करनी है या अंकेक्षण कार्य करना है। नेक्स्ट, अंकेक्षण का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिटिंग। ऐसे आप सोच सकते हैं या कह सकते हैं कि क्या लेखा कर्म का उद्देश्य अलग अलग संस्थाओं के लिए अलग अलग होता है क्या? सभी संस्थाओं का तो शायद एक ही उद्देश्य होता है कि कोई छल कपट हुआ है तो उसको फाइंड आउट करना या छल कपट को रोक देना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हर संस्था का ऑडिट कराने का मकसद, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि कोई संस्था एक सर्टेन डेट को बैलेंस शीट को ही ऑडिट कराना चाहती हो, इकोनॉमिक पोजीशन ही जानना चाहती हो, बस इतना ही उसे चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई संस्था अपने असेट्स का इवैल्यूएशन करा रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लायबिलिटीज का इवैल्यूएशन करा रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई संस्था सिर्फ अपने गुडविल का इवैल्यूएशन करा रहा हो। अलग अलग संस्थाओं का ऑडिट कराने का अलग अलग मकसद, अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग एम, अलग अलग उद्देश्य हो सकता है। तो करना क्या है, यहां एक ऑडिटर को यही करना है कि ऑडिट वर्क स्टार्ट करने के पहले उससे पता कर लेना चाहिए कि जिस संस्था का वह ऑडिटिंग करने वाला है उस संस्था का ऑडिट कराने का मकसद या उद्देश्य या एम क्या है। यह जानना एक ऑडिटर के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट, संस्था के अधिकारियों के नाम, नेम ऑफ द ऑफिसर।
यानी कि जिस संस्था में वह ऑडिटिंग करने जा रहा है उस संस्था के कौन कौन से अधिकारी हैं जिससे उसे कुछ पूछताछ करनी पड़ सकती है, या वे कौन कौन से अधिकारी हैं जो वाउचर पर सिग्नेचर किए हों। यानी वह संस्था जब किसी प्रोडक्ट को, किसी वस्तु को, किसी सामान को मार्केट से खरीदती है तो अधिकारियों द्वारा उसे खरीदने के लिए आदेश दिया जाता है। तो यहाँ पर एक ऑडिटर को ऑडिट वर्क स्टार्ट करने के पहले उस संस्था के अधिकारियों, साथ ही साथ उस संस्था के कर्मचारियों का नाम, उनका पोस्ट और साथ ही साथ उनका इनिशियल सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर यह प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो स्टाफ या जो कर्मचारी जिस अकाउंट्स को या जिस बुक्स को बनाता है या जांच करता है, चेक करता है, तो वहां पर काम समाप्त होने के बाद अपना सिग्नेचर कर देता है, इनिशियल कर देता है। तो ऐसे में ऑडिटर के पास इस बात का लिस्ट होना चाहिए कि उस संस्था के अधिकारियों और कर्मचारियों के क्या क्या नाम है और उनका सिग्नेचर किस तरह से होता है। साथ ही उनके अधिकार, उनके लायबिलिटीज, उनके दायित्व को भी एक ऑडिटर को जान लेना चाहिए। नेक्स्ट, कर्मचारियों के बीच कार्य वितरण की जानकारी, नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द एम्प्लॉइज। यानी कि एक ऑडिटर को इस बात की भी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि जिस संस्था का वह ऑडिट करने जा रहा है उस संस्था में कौन कौन से कर्मचारी काम करते हैं और उन कर्मचारियों के बीच में वह संस्था कार्यों का बंटवारा कैसे कैसे किस आधार पर की है, अर्थात किस कर्मचारी को कौन सा कार्य दिया गया है या कौन सा कार्य सौंपा गया है। क्योंकि ऐसा करने से ऑडिटर को ऑडिट वर्क करने में सुविधा होती है। ऑडिटर जब किसी रजिस्टर या किसी बुक्स या किसी अकाउंट्स के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन लेना चाहता है तो उसे पहले से पता होना चाहिए कि इस बुक्स या इस रजिस्टर को किस कर्मचारी द्वारा मेंटेन किया गया है, किस कर्मचारी द्वारा यहाँ एंट्री की गई है। अतः जब उसे पहले से जानकारी होगी तो उस कर्मचारी को बुलाकर आसानी से उससे एक्सप्लेनेशन लिया जा सकता है। अतः कर्मचारियों के बीच में कार्य का बंटवारा किस तरह से किया गया है, इस बात की जानकारी ऑडिटर को पहले ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की जांच, एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक एक अलग से भी टॉपिक है जिसकी चर्चा हम खुद भी किसी अलग वीडियो में कर चुके हैं। इंटरनल चेक का मतलब होता है कि किसी संस्था में लेखा पुस्तकों की जांच करने की एक ऐसी प्रणाली को, सिस्टम को अपनाया जाता है जिसके अंतर्गत एक कर्मचारी के कार्यों की जांच दूसरे कर्मचारी द्वारा स्वतः खुद ब खुद अपने आप होती चली जाती है। हम कह सकते हैं कि जिस संस्था में इंटरनल चेक सिस्टम को फॉलो किया जाता है वहां बहुत हद तक फ्रॉड या चीटिंग या मिस्टेक की पॉसिबिलिटी लगभग बहुत हद तक कम हो जाती है या कभी कभी समाप्त भी हो जाती है। तो ऑडिटर को ऑडिट वर्क करने के पहले यह पता लगा लेना चाहिए कि क्या इस संस्था में इंटरनल चेक सिस्टम को फॉलो किया जाता है या फॉलो नहीं किया जाता है। अगर फॉलो किया जाता है तो ध्यान रखिए कि ऑडिटर का कार्य एक तरह से बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही इजियर हो जाता है। नेक्स्ट, अस्थायी अंकेक्षण फाइल तैयार करना, टू ओपन अ परमानेंट ऑडिट फाइल। जब ऑडिटर किसी संस्था का ऑडिट करने जा रहा है तो ऑडिट करने के पहले उसे एक लिस्ट
या उसे एक परमानेंट फाइल तैयार कर लेना चाहिए। यानी इस फाइल में इस बात का इंडिकेशन होगा, इस बात की लिखित जानकारी होगी कि ऑडिटर को किन किन रजिस्टर या बही खातों की जांच पड़ताल करनी है। साथ ही साथ इस फाइल में उस संस्था से रिलेटेड अगर वह कंपनी है तो कंपनी का प्रमोशन कब हुआ, तो डेट ऑफ प्रमोशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी का जन्म कब हुआ, उसका पंजीयन कब हुआ, या अदर सब्सिडरी कंपनी से उसका लेना देना है या किसी बात की परचेज या खरीदारी होती है तो इस बारे में भी उसे जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। किन किन वस्तुओं का उत्पादन होता है, कौन कौन सी सेवाएं कहाँ कहाँ से ली जाती है, सर्विसेज कौन कौन सी ली जाती है। अगर वह पार्टनरशिप है तो यहाँ पर फिर कहेंगे कि उसे पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख का अध्ययन कर लेना चाहिए। इन सारी चीजों को देकर उसे अपना फाइल तैयार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, आवश्यक प्रपत्रों का अध्ययन, टू स्टडी द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि उस संस्था में जिसका वो ऑडिट करने वाले हैं, आप एक ऑडिटर के रूप में मानकर चलिए कि आप ही ऑडिटर हैं, तो उस संस्था का जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो उसकी जानकारी प्राप्त कर लीजिए और उसको एक बार आप जरूर उसका स्टडी कर लीजिए। जैसा हम बार बार कहते आ रहे हैं कि अगर वो कंपनी है तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को देखना होगा। अगर वह पार्टनरशिप फर्म है तो आपको पार्टनरशिप डीड पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम एक टॉपिक है जिसकी चर्चा अलग वीडियो में की जाएगी। यहां पर कहा जा रहा है कि एक ऑडिटर को ऑडिट वर्क करने के पहले एक लिखित योजना, एक लिखित कार्यक्रम बना लेना चाहिए। इसको ही हम ऑडिट प्रोग्राम कह रहे हैं। इस ऑडिट प्रोग्राम में मुख्य रूप से उस संस्था के कार्य क्षेत्र का वर्णन होता है, कार्यों का बंटवारा किस आधार पर किया गया है इसका वर्णन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी या कर्मचारी होते हैं इसका उल्लेख होता है, इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, इन बातों का उल्लेख मुख्य रूप से अंकेक्षण कार्यक्रम या ऑडिट प्रोग्राम में होता है। नेक्स्ट, कार्य प्रारंभ करने की तिथि, टू डिटरमाइन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क, यानी कि उपर्युक्त जितनी जानकारियां इंफॉर्मेशन आपको लेना था आप सब कुछ ले चुके हैं। अब अंत में आप यह डिसाइड कर लीजिए और उस संस्था को भी इंफॉर्मेशन जानकारी भेज दीजिए कि किस डेट को, किस तारीख को आप अपना ऑडिट वर्क शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नियोक्ता को आवश्यक निर्देश देना, गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉयर। सारी तैयारी हो जाने के बाद आप उस संस्था के मालिक को या जो आपका अपॉइंटमेंट एक ऑडिटर के रूप में किया है उसको चाहिए कि आप उससे कुछ कार्य करने के लिए, कुछ आवश्यक कार्य करने के लिए उसको डायरेक्शन दें, उसे निर्देश दें। वैसे मुख्य रूप से निम्न कार्यों के संबंध में एक ऑडिटर संस्था के मालिक को निर्देश देता है, जैसे सभी बही खातों को जोड़ लिया जाए, मतलब उसका टोटल कर लिया जाए। अगर फाइनल अकाउंट का बैलेंसिंग करना है तो एक काम भी कर लिया जाए। अगर ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट कंप्लीट नहीं है तो उनको कंप्लीट कर लिया जाए। उस संस्था के पास जो भी भाउचर्स हैं, जो प्रमाणक हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उन भाउचर को डेट के अनुसार अकॉर्डिंग टू डेट उसको अरेंज करके और फाइल करके रख दिया जाए। उस संस्था के कितने डेटर हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने लेनदार हैं, कितने देनदार हैं, इसकी भी सूची तैयार करने के लिए उस संस्था को आवश्यक डायरेक्शन दे देना चाहिए। संस्था के प्रबंधकों के क्या नाम है, क्या पता है, क्या फोन नंबर है, इस संस्था में डिप्रिसिएशन चार्ज करने के क्या मेथड है, हरास किस तरह से काटा जाता है, इस तरह से
उसका स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, इन सारी बातों की जानकारी के लिए संस्था के मालिक को पहले ही निर्देश दे देना चाहिए कि ये सारी चीजें आप अप टू डेट करके तैयार करके रखिए। और लास्ट में नेक्स्ट पॉइंट है अंकेक्षक के कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ द वर्क ऑफ ऑडिट। यहां पर ध्यान रखिए, कार्य का विभाजन मतलब अंकेक्षक अपने स्टाफ को ऑडिट कार्य का विभाजन करता है कि किस कर्मचारी को हमें कौन सा काम देना है। मुख्य रूप से चूंकि ऑडिटर के स्टाफ हैं, अंकेक्षक के कर्मचारी हैं, तो ऑडिटर को अपने स्टाफ के बारे में अच्छी जानकारी होती है, अतः ऑडिटर को यहां पर ध्यान जरूर देना चाहिए और वो ध्यान देता भी है कि कर्मचारियों के बीच में, यानी अपने कर्मचारियों के बीच में कार्यों का बंटवारा उसकी योग्यता के आधार पर किया जाए। ध्यान रखिए, ऐसा आप मत सोचिए कि ऑडिटर ऑडिट वर्क करने जब किसी फर्म, संस्था, कंपनी में जाता है तो सारा काम A to Z ईच एंड एवरीथिंग अकेले करता है। ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसके स्टाफ होते हैं, उसके कर्मचारी होते हैं, वह आवश्यक कार्य उनको दे देता है और फिर सभी कार्यों की वो मॉनिटरिंग करता है, उनकी निगरानी करता है। तो ये जो अभी हम लोग जिस पॉइंट की चर्चा किए, ये था कि किसी नई संस्था का आपको ऑडिटिंग करना हो तो आप किन किन बातों पर ध्यान देंगे। अब हम एक हेडिंग लिख सकते हैं कि जब हमें पुरानी संस्था का ऑडिटिंग करना हो तब क्या होगा। तो हेडिंग हमारा हो सकता है कि जब पुरानी संस्था का अंकेक्षण करना हो, ऑडिट ऑफ ओल्ड इंस्टीट्यूशंस। अगर आपको एक ऑडिटर के रूप में किसी ऐसी संस्था का ऑडिट करना हो जो संस्था सदियों से व्यवसाय करते आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा यहां पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पहले के ऑडिटर से फीडबैक ले लीजिए। जो जानकारियां आपको चाहिए वो पुराने अंकेक्षक से आपको ये सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। साथ ही पुराना ऑडिटर एवरी ईयर ऑडिटर्स रिपोर्ट भी उस संस्था को जरूर सौंपता होगा, अतः उस ऑडिटर रिपोर्ट पर भी ध्यान दे लीजिए। लेकिन इसका मतलब आप ऐसा मत समझ जाइएगा कि जो पुराना ऑडिटर है या पुराना जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है उसी को आधार मानकर आप उसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट दे दीजिए या सब कुछ उसी को मान लीजिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। आप उसको देख लीजिए, उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, उसे जहां पर आपको सुविधा लेनी है, सहूलियत लेनी है, वो सुविधा ले लीजिए, लेकिन आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट देना होगा। ये पुराना ऑडिट रिपोर्ट जो है वो केवल इंफॉर्मेशन के लिए हो सकता है, आपकी जानकारी के लिए, आपकी सूचना के लिए हो सकता है, लेकिन फाइनली जब आप ऑडिट वर्क समाप्त करेंगे तो आपको अपना रिपोर्ट देना होगा। ये आंसर समाप्त हो गया। लेकिन एक बात यहां पर क्लियर कर दें, स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था पढ़ाना तो वहां पर हेडिंग हमको देना चाहिए था, वो नोट कर लीजिए बिल्कुल स्टार्टिंग में, इन द बिगिनिंग, अंकेक्षण आरंभ करने से पूर्व की तैयारी, प्रिपरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। इस हेडिंग के बाद जो सारी बातें या एग्जाम्पल हम लिए थे शादी ब्याह वाला, वो सारी बातें लिखेंगे। ये आंसर समाप्त हो गया। थैंक यू।